हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंदाज़े रफ़ी में। और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका टाइटल है मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में उड़ाई हुई कुछ झूठी अफवाहें, जो आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। और कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं जो आपने कभी नहीं सुनी हैं और आपको सुनकर यकीन भी नहीं होगा कि कोई रफ़ी साहब के बारे में ऐसी अफवाहें भी फैला सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अंदाज़े रफ़ी को सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज हम जिक्र करेंगे उन अफवाहों का जो रफ़ी साहब के बारे में बहुत ही अरसे से फैली हुई हैं और हम सबके कानों में भी सुनने को मिलती हैं। मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ लगभग। तो इसी तरह की 8 अफवाहें जो रफ़ी साहब के बारे में आज भी लोग फैलाते हैं और ज़िक्र करते हैं। सबसे पहली, रफ़ी साहब के मुंह से खून आना। और दूसरी, रफ़ी साहब ने जो हज किया था वो ट्यूशन पढ़ाकर उन पैसों से किया था। तीसरी अफवाह, अनवर हुसैन रफ़ी साहब के शागिर्द या बेटे थे। चौथी, रफ़ी साहब के बेटे ने ख्वाब में देखा कि रफ़ी साहब अपने बेटे से कह रहे हैं कि मेरे सब गाने, जितने भी मेरे गीत हैं अब तक गाए हैं, सब डिलीट करा दो और सभी से कह दो कि कोई भी मेरे गानों को ना सुने, क्योंकि मुझे उसकी वजह से बहुत ही शदीद अज़ाब होता है। और पांचवी अफवाह यह है कि महेंद्र कपूर जी को रफ़ी साहब ने एक गाने के दौरान थप्पड़ मारा था। छठी अफवाह, रफ़ी साहब कितने ही ऊंचे सुर का गाना गाते थे लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदलते थे और माथे पर शिकन भी नहीं आती थी। और सातवीं अफवाह, रफ़ी साहब ठंडी तीखी चीज़ों से बहुत परहेज़ रखते थे, वो कुछ नहीं खाते थे, इस तरह का। आठवीं अफवाह, रफ़ी साहब के बेटे की आवाज़ रफ़ी साहब से भी अच्छी थी, इसलिए वो फिल्मी दुनिया में नहीं आ सके कि मेरे वालिद साहब का रिकॉर्ड नहीं टूट जाए। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहली अफवाह की तरफ कि मोहम्मद रफ़ी साहब के मुंह से खून आना। तो ये किस्सा है फिल्म बैजू बावरा जो 1952 में रिलीज़ हुई थी। तो जब इसका गीत रफ़ी साहब को दिया गया, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, तो जब रफ़ी साहब ने इस गीत की तरफ रोशनी डाली तो रफ़ी साहब थोड़ा सा नर्वस फील किया रफ़ी साहब ने, और घबराहट भी हुई कि इतनी हाई पिच का गाना हो सकता है मैं गा सकूं या नहीं गा सकूं, ये उनके मन में ख्याल आया। तो इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने 20 दिन प्रैक्टिस की, हाई स्केल की। उसके बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर रातों रात ये गाना हिट हो गया, जिसकी वजह से रफ़ी साहब बहुत ही अच्छे कलाकारों में शामिल हो गए। और यही वजह रही कि ये गाना आज भी हम लोग सुनते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है, ओ दुनिया के रखवाले। तो इस गाने को गाकर रफ़ी साहब का गला बहुत ही थक गया था, डैमेज हो गया था, लेकिन खून वगैरह नहीं आया था। ऐसा काफ़ी वीडियो में सुनने को मिलता है कि रफ़ी साहब के मुंह से खून आया था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रफ़ी साहब ने बस हाँ इतना हुआ था कि रफ़ी साहब का गला बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। 15 दिन लगभग रफ़ी साहब ने कोई भी गाना नहीं गाया था। 15 दिन तक रफ़ी साहब की आवाज़ बैठी रही, गला बैठ गया। 15 दिन तक रफ़ी साहब ने किसी भी गाने को गाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि 15 दिन रफ़ी साहब ने अपने गले को आराम दिया। और जो लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब के मुंह से खून आया, हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए, तो ये सब बिल्कुल अफवाह है। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी अफवाह की तरफ। वो अफवाह ये है कि रफ़ी साहब ने जो हज किया था तो वो हज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उसके पैसों से किया था, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान रफ़ी साहब ने बताया कि
मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, घर में ही तालीम हासिल की थी और ज़्यादा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी देखिए कि रफ़ी साहब एक इंटरव्यू में अपनी पढ़ाई को लेकर क्या कहते हैं। आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया? मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था। तो दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा और सुना कि रफ़ी साहब खुद अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि मैंने ज़्यादा कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जितनी भी तालीम हासिल की वो घर में ही रह कर की। तो जो लोग ये झूठी अफवाहें उड़ाते हैं कि रफ़ी साहब ने जो हज किया था वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन पैसों से किया था, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठी अफवाह है। तो दोस्तों, चलते हैं अब तीसरी अफवाह की तरफ। तो तीसरी जो झूठी अफवाह है वो ये है कि लोग अक्सर बयान करते हैं कि अनवर हुसैन साहब रफ़ी साहब के शागिर्द थे। बहुत बार सुनने को मिलता है कि अनवर हुसैन की आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा मैच खाती है, टच करती है। तो ये तो हकीकत बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से अनवर साहब की आवाज़ बहुत ही मिलती थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि अनवर हुसैन रफ़ी साहब के शागिर्द थे, ऐसा नहीं है। तो आप सभी को बताता चलूँ कि जिनसे रफ़ी साहब ने गायकी की, संगीत की तालीम हासिल की थी, क्लासिकल, जो रफ़ी साहब के उस्ताद थे, उन्हीं से कुछ टाइम बाद जब रफ़ी साहब बहुत सुर्खियों में थे, सीख चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे अपनी संगीत की जो भी पढ़ाई थी, तो उसके काफ़ी टाइम बाद फिर अनवर हुसैन साहब उन्हीं उस्ताद के पास गए और उनसे उन्होंने संगीत की और गायकी की क्लासिकल तालीम हासिल की। रफ़ी साहब के शागिर्द अनवर हुसैन साहब नहीं थे, बल्कि महेंद्र कपूर जी थे। जो रफ़ी साहब के शागिर्द थे वो महेंद्र कपूर जी थे। अनवर हुसैन उनके ना तो शागिर्द थे ना बेटे थे। बहुत से लोग कहते हैं बेटे भी थे, लेकिन वो तो आप सब जानते ही, बेटे तो बिल्कुल नहीं थे, शागिर्द भी नहीं थे। दोनों ने, रफ़ी साहब ने और अनवर हुसैन साहब ने, एक ही उस्ताद से तालीम हासिल की थी गायकी की। तो ये बिल्कुल झूठ है। तो दोस्तों, चलते हैं चौथी अफवाह की तरफ, जो ये है कि सुनने को मिलता है कि रफ़ी साहब के बेटे ने ख्वाब में देखा कि रफ़ी साहब को आज़ाब हो रहा है और रफ़ी साहब अपने बेटे से कह रहे हैं कि जो भी मैंने गीत गाए हैं वो सब डिलीट करा दो और सबसे मना कर दो, कोई भी मेरे गाने ना सुने। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। ये सिर्फ़ अपने मन धड़क बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, कहीं भी हमने नहीं सुना। लेकिन जो और लोग होते हैं उनके ज़रिए से ही आज तक, बचपन से मैं सुन रहा हूँ कि रफ़ी साहब ने ऐसा ऐसा अपने बेटे से कहा था, लेकिन कहीं भी इस तरह की कोई भी वीडियो नेट पर भी नहीं है जो प्रूफ के साथ कोई बता सके कि रफ़ी साहब ने कहा हो ख्वाब में आकर के मेरे गाने डिलीट करा दो, मेरे गाने ना सुनो। अगर ऐसा होता तो रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब वो ख़ुद मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत फंक्शंस में, स्टेज प्रोग्राम्स में गाते हैं, जो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलते हैं, चलिए इस वीडियो की तरफ, जो आप खुद रफ़ी साहब के नाम से एकेडमी देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके बेटे ये एकेडमी ही नहीं खोलते और ख़ुद भी रफ़ी साहब के गीतों को नहीं गाते। चलते हैं, आपको थोड़ी सी झलक रफ़ी साहब मोहम्मद रफ़ी एकेडमी की दिखाता हूँ, जो उनके बेटे शाहिद रफ़ी और उनके पोते फुज़ैल रफ़ी ने खोली है और आज भी लोग उसमें आते हैं, मान सम्मान देते हैं, रफ़ी साहब को याद करते हैं।
तेरा दिल दिया, इस दिल का क्या करे। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि रफ़ी साहब के नाम से एकेडमी भी है, मोहम्मद रफ़ी एकेडमी। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके बेटे शायद रफ़ी एकेडमी नहीं खोलते। सबसे पहली बात, ये सब बिल्कुल झूठी अफवाहें हैं, झूठी अपने मन से बनाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन अफवाहों पर आप ध्यान न दें और औरों को भी रोकें जो रफ़ी साहब के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। और मुझे तो बताने में भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, और अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पांचवी अफवाह तो बड़ी अजीब ही है कि जब महेंद्र कपूर जी का गीत बहुत ही हिट हुआ था, न मुँह छुपा के जियो, तो सुनने में आता है कि रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर जी के थप्पड़ मारा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे सांस में इस गाने की कुछ लाइन को खींच दिया था। वो गाना ये था, थोड़ी सी उस गाने पे रोशनी डालते हैं। मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा। तो दोस्तों, आप सभी ने इस गीत को सुना। जैसा कि बताया जाता है कि इस गाने को लेकर रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर जी के थप्पड़ मारा था। तो आपको बताता चलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठी अफवाह है और कुछ नहीं। क्योंकि रफ़ी साहब तो ख़ुद इतने रहमदिल इंसान थे कि वो सभी अपने जूनियर सीनियर कलाकारों को बहुत इज़्ज़त देते थे, बहुत अच्छे अखलाक से पेश आते थे, सभी की हौसला अफजाई करते थे और सभी को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करते थे, नए नए कलाकारों को, जूनियर जो थे। और महेंद्र कपूर जी को तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ी साहब पसंद भी करते थे और उन्हें सिखाते थे, बताते थे, बहुत ही उनकी हौसला अफजाई करते थे। तो भला महेंद्र कपूर जी को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको अगर इसमें दोहराए लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं छठी अफवाह की तरफ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रफ़ी साहब कितने ही ऊंचे सुर का गाना हो, बहुत ही आसानी से और आराम से गा लिया करते थे। उनके माथे पर शिकन तक भी नहीं पड़ती थी और चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक और मुस्कुराता हुआ रहता था। मेरे दोस्तों, यकीनन मोहम्मद रफ़ी साहब हर गीत को बहुत आसानी से गा लिया करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो गीत पंचम सुर के होते थे, ऊंचे सुर के होते थे, तो उसमें मेहनत भी लगती थी और रफ़ी साहब ऊंचे सुरों के गीतों का अलग से रियाज भी करते थे। ऊपर के सुर के जो गाने होते थे तो रफ़ी साहब के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते थे और माथे पर शिकन भी आती थी, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि रफ़ी साहब के बारे में जिन लोगों ने ये बात बहुत ही कई ज़माने से उड़ा रखी है कि बहुत से लोग कहते हैं रफ़ी साहब के कितनी ऊंचे सुर का गाना हो, शिकन और चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता था। लेकिन आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और मुझे भी बताइए, बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे बताइए, समझाइए कि मैं गलत हूँ तो गलत बताइए। कोई अगर मुझसे गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। कि रफ़ी साहब के ये फ़ोटो आपको देखकर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ़ी साहब के माथे पर शिकन, चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखें तक मीची हुई इन फ़ोटोज़ में आपने देखी, तो ऊंचे सुर का
जो कनेक्शन होता है, ऊंचे सुर का जो गाना होता है, तो उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। उन्हें जब रिकॉर्ड किया जाता है या गाया जाता है, तो रफ़ी साहब जब गाते थे तो उनके भी एक्सप्रेशन बदलते थे। ऐसा नहीं है कोई भी हर गाना मुस्कुरा के इंसान गा सकता है। ऊंचे सुर के गाने पर मेहनत लगती है। आप इस फ़ोटो में खुद देख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि रफ़ी साहब के चेहरे को देखकर ऊंचे सुर का गाना जो लोग कहते हैं कि आराम से गा दिया करते थे, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और चलते हैं 7वीं अफवाह की तरफ। लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब ठंडी और तीखी चीज़ों से बहुत परहेज़ रखते थे। तो आप सभी को बताता चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। रफ़ी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे। रफ़ी साहब ठंडा भी पीते थे, कोल्ड ड्रिंक हुई या कोई भी ठंडी ड्रिंक हुई, और कोई भी तीखी खाने की चीज़ होती थी वो भी खाते थे, क्योंकि रफ़ी साहब खाने पीने के तो बहुत शौकीन थे, ये आप सभी को पता है। और मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि रफ़ी साहब कोल्ड ड्रिंक के ठंडी चीज़ों के बहुत शौकीन थे। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, 2-3 फ़ोटोज़ आपको मैं दिखाता हूँ। आप इन फ़ोटोज़ पे थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए एक बार। तो जैसा कि आपने देखा कि रफ़ी साहब की ये पिक्चर्स, जिनमें रफ़ी साहब साफ नज़र आ रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, और वो भी एक नहीं, रफ़ी साहब बैठे हैं इर्द गिर्द उनके 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, और वो बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही खुश होकर उस कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हैं, जिसका नाम कोका कोला है। तो जो भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि रफ़ी साहब परहेज़ करते थे ठंडी चीज़ों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करते थे या किसी स्टेज शो में जाते थे, तो उस दौरान नहीं पीते थे, ना किसी चीज़ को तीखी या चिकनी चीज़ को खाते थे। बाकी उसके अलावा अदरवाइज़ रफ़ी साहब कोल्ड ड्रिंक भी पीते थे और तीखी मसालेदार चटपटी चीज़ें भी खाते थे। तो ये बिल्कुल झूठी अफवाह है कि लोग जैसे कहते हैं रफ़ी साहब ठंडी चीज़ों से, तीखी मसालेदार चीज़ों से परहेज़ रखते थे। तो ये बिल्कुल सरासर झूठी अफवाह है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, 8वीं और आखिरी अफवाह बड़ी ही दिलचस्प है, मुझे हंसी भी आ रही है बताते हुए, और आपको हो सकता है कुछ ने सुनी हो, कुछ ने नहीं सुनी हो, और कुछ आप यकीन कर पाएँ और नहीं कर पाएँ। और आप भी इस बात को सुनकर सोचेंगे कि यार कोई इतने बड़े महान कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में इस तरह की बात भी कर सकता है। तो लगभग एक बात बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब के बेटे ने इसलिए गायकी में कदम नहीं रखा कि उनके बेटे की आवाज़ रफ़ी साहब से भी अच्छी है, और वो इसलिए नहीं गाते, अगर वो गाएंगे तो रफ़ी साहब का यानी उनके वालिद साहब का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं अपने किसी बच्चे को गायकी में लाना ही नहीं चाहता। उनसे वजह पूछी गई तो रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे अपने किसी भी बच्चे में गायकी के गुण ही नज़र नहीं आते। जो भी अपने बच्चों को लेकर, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनकी बिल्कुल भी गायकी की तरफ, गानों की, संगीत की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वजह से रफ़ी साहब ने साफ तौर से इनकार कर दिया और अपने बच्चों को बिल्कुल तालीम हासिल नहीं कराई। और जो लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब से अच्छी आवाज़ उनके बेटे शाहिद रफ़ी की है, तो इस वीडियो को एक बार खुद सुन लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ अच्छी है या उनके बेटे की। और जो लोग इस तरह की बातें बनाते हैं, उनकी बात कहीं से 1% भी सच है या झूठ है, सब आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाएं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन
पे सितारे लपेटे हुए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना। तो दोस्तों, आप सभी ने शाहिद रफ़ी जी की भी आवाज़ सुनी और रफ़ी साहब की भी आवाज़ सुनी। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हुई हैं, उन सभी को जवाब देने के लिए मैंने रफ़ी साहब की और उनके बेटे की आवाज़ सुनाई, जो भी गलतफहमी लोगों में फैला रहे हैं और अपने दिमाग में अभी तक रखे हुए हैं। तो आप सभी ने खुद सुना कि जो भी लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब से अच्छी आवाज़ उनके बेटे की थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने जो मैंने वीडियो दिखाई, बिल्कुल रफ़ी साहब और उनके बेटे की आवाज़ में कितना फ़र्क है, आप सभी ने सुन लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत ही दिलचस्प वीडियो मैंने आप ही के लिए ये बनाई थी। जो भी मुझसे अगर गलती हो गई हो इस वीडियो को बनाने में या कुछ बोलने में कम या बढ़ती बोल गया हूँ, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।